नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है आपको पता है। इसमें सबसे पहले है गढ़। गढ़ को किससे मैच कराएंगे? गढ़ को मैच कराएंगे हम 84 से। क्यों मैच कराएंगे? क्योंकि अकबरनामा में मिलता है जो गढ़ थे वो 84 विलेजेस की यूनिट्स में डिवाइडेड थे। गढ़ 84 विलेजेस की यूनिट्स में डिवाइडेड थे, जिन्हें कि 84 कहा गया, इसलिए हम इसे मैच कराते हैं 84 से। नेक्स्ट हमारा है टांडा। टांडा को किससे मैच कराएंगे हम? टांडा को मैच कराएंगे हम कारवां से। क्यों मैच कराएंगे? जो बंजारों का कारवां होता था उसे कहा गया था टांडा, तो बंजारों के कारवां को टांडा कहा गया, इसलिए हम इसे मैच कराएंगे टांडा से। नेक्स्ट है लेबरर। लेबरर को किससे मैच कराएंगे? लेबरर को मैच कराएंगे हम पेइक से। अहोम स्टेट में जो लेबर्स थे उन्हें पेइक कहा गया, इसलिए इसे हम मैच कराएंगे पेइक से। नेक्स्ट है क्लैन। क्लैन को किससे मैच कराएंगे? अहोम सोसाइटी जो थी वो क्लैंस में डिवाइडेड थी, जिन्हें खेल कहा गया। अहोम सोसाइटी क्लैंस में डिवाइडेड थी, जिन्हें खेल कहा गया, इसलिए इसे हम मैच कराएंगे, क्लैन को मैच कराएंगे खेल से। नेक्स्ट हमारा क्या है? शिव सिंह। शिव सिंह को किससे मैच कराएंगे? शिव सिंह अहोम स्टेट के पावरफुल रेंज थे, तो इसलिए इन्हें हम मैच कराएंगे अहोम स्टेट से। शिव सिंह अहोम स्टेट। अब लास्ट क्या क्या बचा हमारा? दुर्गावती। दुर्गावती के लिए ऑप्शन भी बस बचा हमारा गढ़कटंगा, तो इसी से मैच करा देंगे। लेकिन क्यों मैच कराएंगे? सिर्फ इसलिए नहीं मैच कराएंगे कि लास्ट ऑप्शन है। क्यों मैच कराएंगे? इसलिए मैच कराएंगे क्योंकि गढ़कटंगा के गोंड राजा के पुत्र जो थे दलपत सिंह, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए दुर्गावती को हम मैच कराएंगे गढ़कटंगा से, क्योंकि गोंड राजा के पुत्र दलपत सिंह से इनका विवाह हुआ था। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा मैच द फॉलोइंग किससे किसे मैच कराना है और क्यों मैच कराना है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है आपको पता है। इसमें ए है द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नाज वर कॉल्ड। जो वर्नाज में न्यू कास्ट इमर्ज हुई उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें कहा गया था जातीज। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो वर्नाज में न्यू जो कास्ट इमर्ज हुई उन्हें कहा गया जातीज। नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी है वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम। अहोम के द्वारा लिखा गया हिस्टोरिकल वर्क जिसका नाम था बुरंजीज। बुरंजीज जिसे पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में उसे असम लैंग्वेज में लिखा गया, तो बुरंजीज। नेक्स्ट हम आते हैं सी। सी है द मेंशंस दैट गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। गढ़कटंगा में 70,000 विलेजेस थे। ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है देखने को? ये मिलती है अकबरनामा। अकबरनामा में मेंशन है कि गढ़कटंगा में 70,000 विलेजेस थे। नेक्स्ट हम आते हैं डी। डी है एज ट्राइबल स्टेट्स बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू। किसे? जो ट्राइबल स्टेट्स थे जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए और बिगर हो गए, तो उसके बाद उन्होंने लैंड जो थी वो किसे दी? भूमि अनुदान उन्होंने किसे किया? तो वो किया उन्होंने पोएट्स को एंड स्कॉलर्स को। जब ट्राइबल स्टेट्स जो थे रिच होते हैं, जब वो स्ट्रांग होते हैं, बिगर होते हैं, तो उसके बाद वो लैंड जो है भूमि अनुदान वो किससे करते हैं? वो करते हैं पोएट एंड स्कॉलर्स को, पोएट्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे पोएट एंड स्कॉलर्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है ए ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। ट्राइबल सोसाइटीज़ के रिच ओरल ट्रेडिशंस थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, जिसे हम शो करेंगे टी से। क्यों ट्रू है ये? ट्रू ये इसलिए है क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी उनका रिटन ट्रेडिशन जो है वो नहीं मिलता है, या फिर बहुत कम, रेयरली मिलता है, बट उनका ओरल ट्रेडिशंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है।
नेक्स्ट हम आते हैं बी हमारा है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये जो पोर्शन है ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन कि कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स, क्योंकि इसी में बलूची, अरघुन, ये सारे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे एफ से शो, क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम आते हैं सी है द 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज़। 84 जो है गोंड स्टेट में बहुत सारी सिटीज़ को मिला के बनता था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 84 कहा गया है, उसमें सिटीज़ का नाम नहीं। 84 जो है वो 84 विलेजेस की यूनिट्स को 84 कहा गया है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी हो जाता है फॉल्स, क्योंकि इसमें सिटीज़ का नाम नहीं, इसमें 84 विलेजेस की यूनिट्स को 84 कहा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है द भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। भील्स जो थे वो रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, जिसे हम शो करेंगे एफ से। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इसमें भील रहते थे। तो ये स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि भील जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? वेस्ट और मिड में रहते थे भील्स। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर भील रहा करते थे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और उसके रीज़न समझ में आ गए होंगे क्यों ये ट्रू या फॉल्स है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट जो थे उनके बीच में किस प्रकार का एक्सचेंज होता था। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो कि अपने एनिमल्स के साथ इधर उधर घूमा करते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। सेटल एग्रीकल्चरिस्ट जो कि एक जगह पे रह के खेती किया करते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो थे उनके पास एनिमल्स थे, तो इसलिए वो वूल, घी, मिल्क, इस टाइप की चीज़ें सेटल पैस्टोरलिस्ट जो थे उनको, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट जो थे उनको दिया करते थे। और जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे उनसे ये क्या लिया करते थे? उनसे लिया करते थे ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स, इस टाइप और अदर प्रोडक्ट्स जिनकी उन्हें ज़रूरत होती थी, उस टाइप की चीज़ें लिया करते थे। तो आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। दे एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा। दे एक्सचेंज मीन्स नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो थे वो एक्सचेंज करते थे वूल, घी एक्सेट्रा, ये मतलब इस टाइप की चीज़ें दिया करते थे विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। उनसे एक्सचेंज किया करते थे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट से फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों के लिए घी और वूल वो एक्सचेंज किया करते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अहोम स्टेट में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज था। तो अहोम स्टेट जो थे वो डिपेंडेंट थे फोर्स लेबर पे। फोर्स लेबर जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, जिन्हें पेग कहा जाता था। अब ये पेग जो थे, अहोम जो स्टेट थे वहाँ पर क्या किया गया? जनगणना की गई, और फिर जिस एरिया में जिस हिसाब से लोग थे उसके अकॉर्डिंग पेग्स जो की गिनती, पेग्स के नंबर ऑफ पेग्स जो हैं वो निश्चित कर दिए गए कि बाई रोटेशन बुलाया जाएगा। जब जिस विलेज का नंबर आएगा वो अपने यहाँ से उतने पेग्स भेजेगा। तो इस तरह बाई रोटेशन सभी को अपने यहाँ से पेग्स भेजने होते थे, जिसकी वजह से फिर आगे हम देखते हैं कि जो अहोम क्लैंस हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं, 17वीं सेंचुरी में के 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, हाफ स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। और जब वहाँ पर वॉर होता है, वॉर में जो वहाँ के एडल्ट मेल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स आर्मी को अपनी सर्विस देते हैं। अहोम के जो मेल एडल्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब वॉर होता है उसमें आर्मी को अपनी सर्विस देते हैं। बाकी टाइम में क्या करते हैं? वॉर तो हर समय होता नहीं है, तो बाकी टाइम में वो क्या करते हैं? बाकी टाइम में डैम बनाना, इरिगेशन में के काम देखना, इस टाइप के काम वो किया करते थे। अहोम स्टेट जो हैं वो आगे जाकर क्लैंस में टूट जाते हैं, जिन्हें खेल कहा जाता था।
क्लैंसमैन टूट जाते हैं जिन्हें कि खेल कहा जाता है। जो कि विलेजेस होते थे वहाँ पर विलेज कम्युनिटीज़ होती थी जो कि पीजेंट्स को क्या करती थी, लैंड दिया करती थी। विलेज कम्युनिटीज़ पीजेंट्स को लैंड दिया करती थी फॉर एग्रीकल्चर। एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइप का वहाँ था कि जो विलेज कम्युनिटीज़ थी वो उन पीजेंट्स को दिया करती थी लैंड, और वो लैंड बिना कम्युनिटी कंसेंट के जो किंग था वो भी नहीं ले सकता था, चाहे कितनी भी उनकी ज़रूरत हो, बट वो बिना कम्युनिटी कंसेंट के नहीं ले सकते थे पीजेंट से लैंड। तो इस टाइप का हमने देखा कि वहाँ पर जो अहोम थे वहाँ पर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज था। वहाँ पर पेक्स जो थे वो रखे जाते थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। मेल एडल्ट्स जो थे वो अपनी सेवाएं दिया करते थे वॉर के टाइम में आर्मी को, बाकी टाइम में वो सोसाइटी के बाकी काम को देखा करते थे। और उसके अलावा जो विलेज कम्युनिटीज़ थी वो पीजेंट्स को लैंड दिया करती थी फॉर एग्रीकल्चर, और उस पर उनका इतना अधिकार होता था कि बिना कम्युनिटी कंसेंट के किंग भी उस लैंड को नहीं ले सकता था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्नाज बेस्ड सोसाइटी। वर्नाज बेस्ड सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं? तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है, लोग स्पेशलाइजेशन की मांग करते हैं, जो हुनर वाले लोग होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो समय के साथ क्या होता है कि वर्ण बेस्ड जो समाज होता है वो धीरे धीरे जातीज में चेंज हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ब्राह्मण्स में ही न्यू कास्ट जो है वो अपीयर्ड होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ट्राइब्स होते हैं या फिर सोशल ग्रुप्स होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल कर लिया जाता है, और उन्हें जाति बेस जो अलग जो ट्राइब्स होते हैं पहले क्या रहते हैं वो वर्ण बेस होते हैं, वर्नाज बेस होते हैं, बेस्ड सोसाइटी में होते हैं, बट उन्हें फिर बाद में क्या करते हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में उन्हें शामिल कर लिया जाता है, उन्हें जातीज़ का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब उनका स्टेटस जो होता है अब वो जातीज़ में हो जाता है, उनका स्टेटस जातीज़ में हो जाता है। स्पेशलाइज्ड उनके काम के आधार पर जैसे उन्हें जातियों में चेंज कर दिया, जातीज़ में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि स्मिथ्स हैं, आर्टिसंस हैं, मैसन्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उन सभी को उनके काम के आधार पर जातीज़ में ब्राह्मण के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से वर्ण बेस्ड जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी वो अब वर्नाज बेस्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइज ना होके वो अब हो जाती है जाति बेस ऑर्गेनाइज हो जाती है सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि पहले जो वर्नाज बेस्ड सोसाइटी थी उसमें धीरे धीरे बहुत सारी जातीज़ जो हैं वो इमर्ज होके आती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ट्राइबल सोसाइटीज़, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज होने के बाद ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या चेंज आते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है, ट्राइबल सोसाइटीज़ जो कि पहले इक्वल सोशल सोसाइटी थी उनकी, वो धीरे धीरे अनइक्वल ट्राइबल सोसाइटीज़ में चेंज हो जाते हैं, अनइक्वल सोशल सोसाइटीज़ में वो चेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण्स के सपोर्ट से ये धीरे धीरे क्या होता है कि कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते जाते हैं। कास्ट सिस्टम का पार्ट बनने के बाद कुछ ये डिवाइड हो जाते हैं, अनइक्वल सोशल सोसाइटीज़ में आ जाते हैं। मींस ये अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ रूलिंग क्लास में भी जाएंगे। रूलिंग क्लास में कौन जाएंगे, रूलिंग क्लास में वो जाएंगे जो कि लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो जाएंगी रूलिंग क्लास में। सभी तो रूलिंग क्लास में नहीं जा सकते क्योंकि इतने सारे ट्राइब्स हैं, तो वो सारे लोग नहीं जा सकते थे। तो जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वो रूलिंग क्लास में जाते, बाकी जो है वो छोटी छोटी कास्ट में ही डिवाइड हो जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है गोंड राज्य में ब्राह्मण जो हैं उन्हें गोंड शासक जो हैं वो उन्हें लैंड जो है वो भू अनुदान देते हैं, जिनकी वजह से ब्राह्मण जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। गोंड रूलर्स को लगता है कि अब ये हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके मन में आता है, जो गोंड रूलर्स होते हैं उनके मन में धीरे धीरे राजपूत बनने की चाहत आने लगती है। वो विश करते हैं कि वो राजपूत बन जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि राजपूत जो है वो हर जगह शासन कर रहे हैं, तो अपने आप को एज अ राजपूत रिकॉग्नाइज कराने की चाहत उनके अंदर आ जाती है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अमन शाह, गढ़कटंगा के अमन शाह जो गोंड रूलर थे, उन्होंने अपने आप को संग्राम सिंह के रूप में घोषित कर दिया एज अ राजपूत। और अपने इसी क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं थे कि अपने वैवाहिक रिलेशन जो है वो राजपूत से ये जोड़ते हैं। इसी में जो संग्राम सिंह, इनके बेटे राजा दलपत सिंह की शादी होती है चंदेल शासक
सालवाहन की बेटी दुर्गावती के साथ, जिसकी वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं राजपूत के रूप में। एज अ राजपूत ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कराते हैं। आइए अब हम आंसर देखते हैं। द राइज ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली डिवाइडेड इंटू अनइक्वल सोशल क्लास। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. The Brahmins received land grants from the Gond kings and became more influential. The Gond rulers now wished to be recognized as Rajput, so the Gond king Aman Das of Garhkatanga assumed the title of संग्राम सिंह। इसी वजह से उन्होंने अपने आप को एज अ राजपूत रिकॉग्नाइज कराने के लिए संग्राम सिंह का टाइटल लेते हैं और अपने आप को लोगों के सामने शो करते हैं एज अ राजपूत। तो जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो क्या आता है, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी पहले क्या थी, वो इक्वल थी, वो अब धीरे धीरे अनइक्वल में डिवाइड होने लगी, अनइक्वल सोशल सोसाइटी बन गई और उसमें लोग अलग कास्ट के आधार पे अलग अलग जातियों में अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वर द बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। बंजाराज जो थे वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैसे थे? तो बंजाराज जो थे वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैसे थे वो हम देखते हैं। बंजाराज जो थे दूर दूर तक अपने एनिमल्स के साथ घूमते थे, उनके साथ एनिमल्स थे तो वूल, मिल्क, घी, ये सारी चीज़ें उनसे मिल जाती थी, जिससे लोग उनसे खरीदते थे, फिर आगे उन्हें अपने यूज़ में के लिए रखते थे और आगे भी उससे ज़्यादा रेट पर उसे बेचा करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके साथ बहुत सारे एनिमल्स होते थे जो कि सामान को ढोने का काम करते थे। और जो बंजारास थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, जिसके कि वो एक कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री से भी जोड़ते थे। कैसे जोड़ते थे? एक कंट्री जिस जगह पे वो हैं वहाँ से वो दूसरी कंट्री में जाते और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स या जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसे लाते थे यहाँ और सेल करते थे, या फिर ट्रेडर्स को दे देते थे, ट्रेडर्स उसको आगे सेल करते थे। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये बंजाराज इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हम कहें कि इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उस टाइम में ये सामान लेके जाते थे। इनके एनिमल्स की बैग पे रख दिया जाता था, इनके बुलक्स की बैग पे रख दिया जाता था सामान, और वो सामान ये ले जाकर वहाँ मार्केट तक पहुँचाया करते थे, जिससे कि वहाँ पर उनकी सेल हुआ करती थी। इसके अलावा जो मुग़ल आर्मीज़ थी उनके लिए ग्रेन्स, फूड, ये सब फूड ग्रेन्स वगैरह पहुँचाने का काम भी इनके एनिमल्स जो थे वो करते थे। इस तरह से हमने देखा जो बंजाराज थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। बंजाराज वर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी बिकॉज, इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट थे बिकॉज बंजाराज यूज टू रोम फार एंड वाइड विद देयर एनिमल्स, used to work to connect the procession with the outside world से वो लोगों को कनेक्ट करते थे। The Banjaras were the most important trader nomad. Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain to the city markets. अलाउद्दीन खिलजी यूज़ करते थे, बंजारास के जो एनिमल्स थे उनका यूज़ करते थे सिटी में ग्रेन्स पहुंचाने, सिटी मार्केट में ग्रेन पहुंचाने के लिए। द बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट ऑन टाउन्स। वो बुलक्स पर ग्रेन्स लेते थे, कैरी करते थे और जाके उन्हें अलग अलग टाउन्स में, एरियाज़ में वो सेल किया करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स वो मुग़ल आर्मीज़ के लिए फूड जो था वो ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इस तरह से बंजारास जो थे वो इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स, वेयर देयर एनी सिमिलरिटीज़। क्वेश्चन क्या है, अहोम्स एंड गोंड्स जो थे वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी। तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस क्या थे उसकी बात करते हैं। तो जो गोंड्स थे वो यहीं के थे, इंडिया के ही थे, और अहोम्स जो थे वो बाहर से आए थे। गोंड्स जो थे वो क्या थे, वो इंडिया के गोंडवाना से रिलेट ट्राइब्स थे, वो गोंडवाना के ट्राइब्स थे, और अहोम्स जो थे वो म्यांमार से आए हुए थे और यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र वैली में वो इस्टेब्लिश हो गए थे। उसके अलावा गोंड्स जो थे वो फायर आर्म्स का यूज़ नहीं जानते थे, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं अहोम्स जो थे तो फायर आर्म्स का यूज़ वो 1530s में ही उन्होंने कर दिया था, और 1660s में उन्होंने गन पाउडर, कैनन्स, जो तोप वगैरह का यूज़, गोला बारूद का यूज़, वो सब उन्होंने उतने पहले ही कर लिया था।
चलिए ये देखते हैं डिफरेंट। पहले द गोंड्स वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया वाइल द अहोम्स केम फ्रॉम आउटसाइड। गोंड्स जो थे वो इंडिया से ही थे और अहोम्स जो थे वो बाहर से आए हुए थे। द गोंड्स वर द डोमिनेंट ट्राइब ऑफ गोंडवाना, वो गोंडवाना के ट्राइब थे। और वहीं जबकि वाइल द अहोम्स केम फ्रॉम म्यांमार एंड सेटल्ड इन द ब्रह्मपुत्र वैली, बाहर से आए थे, म्यांमार से आए थे और कहाँ सेटल्ड हो गए थे? ब्रह्मपुत्र वैली में वो सेटल्ड हो गए थे। गोंड्स डिड नॉट यूज एनी फायर आर्म्स वाइल अहोम्स यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 5030s। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। हाई क्वालिटी के गन पाउडर एंड कैनन्स का वो 1660s में ही यूज़ करते हुए देखे जाते हैं। अब हम इसमें सिमिलरिटीज़ इनमें देखें तो बोथ आर ट्राइब्स, दोनों ट्राइब्स थे। उसके अलावा हम देखेंगे बोथ इस्टेब्लिश देयर एम्पायर, वो पहले ट्राइब्स थे, फिर उन दोनों ने ही क्या किया कि दोनों ने ही अपना अपना एम्पायर जो था वो स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा अगर हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो दोनों में ही कई जातीज़ थीं। उसके अलावा हम देखते हैं तो दोनों की फ़ाइट जो है वो मुग़ल से होती है। तो आई होप बच्चों की आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे एंड दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ थी। अहोम एंड गोंड ट्राइब्स जो थे इनमें क्या डिफरेंस थे और क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।